नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं हमारे जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे अपनी बीएफएम की मॉड्यूल डी का, जो कि बेस्ड है लिक्विडिटी मैनेजमेंट पे। तो फ्रेंड्स, इसका मैंने वीडियो लेसन भी प्रोवाइड किया था आप लोगों को, जिसमें मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए थे। तो आइए उसी शॉर्ट नोट के बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, बैंक्स नीड लिक्विडिटी टू। ऑप्शन ए मिड डिपॉजिट विड्रॉल, ऑप्शन बी फंड लोन डिमांड, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। दोस्तों, जो भी हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे अपनी मैकमिलन बुक से ही लिया गया है ये एमसीक्यू से। तो आपने मैकमिलन बुक को अच्छे से पढ़ा है, आपने ग्रास्प कितना किया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम लोग डिपॉजिट विड्रॉल को भी मीट करेंगे और लोन डिमांड को भी फंड करेंगे। ये देखिए, बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंक को लिक्विडिटी चाहिए दो चीज़ के लिए, टू मीट डिपॉजिट विड्रॉल एंड टू फंड लोन डिमांड। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट इज टू, यानी लिक्विडिटी मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन ए करा है इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी, ऑप्शन बी करा है इंश्योर लिक्विडिटी, ऑप्शन सी करा है बोथ आइदर ऑफ टू, ऑप्शन डी करा है बोथ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट से हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी भी इंश्योर करते हैं और लिक्विडिटी भी इंश्योर करते हैं। आप देख सकते हैं बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट और लिक्विडिटी मैनेजमेंट इज टू फोल्ड। फर्स्ट इज इंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेकेंड इज इंश्योरिंग लिक्विडिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बैंक्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ए मीटिंग एक्सपेक्टेशन of new customers, option B meeting all statutory obligation of customer, option C keeping all available fund liquid, option D meeting contractual or relationship obligation। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि बैंक का जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग फंड को जनरेट करते हैं, ताकि हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल या रिलेशनशिप ऑब्लिगेशन को मीट कर सकें किसी भी रीजनेबल प्राइस पे हर एक समय पे। ठीक है, तो यहाँ दो वर्ड है, मीट कॉन्ट्रैक्चुअल और रिलेशनशिप ऑब्लिगेशन, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा एक स्टॉक अप्रोच होता है, एक फ्लो अप्रोच होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है कि जो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट का जो फ्लो अप्रोच होता है उसमें नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है कि लायबिलिटी का जो ओरिजिनल मैच्योरिटी वैल्यू होता है और रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ एसेट होता है उसके बेसिस पे। बी कर रहा है कि ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ एसेट एंड रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ लायबिलिटी उसके बेसिस पे। सी कर रहा है रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ लायबिलिटी इन एसेट और डी कर रहा है ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ लायबिलिटी इन एसेट। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं कि जो फ्लो अप्रोच है उसमें हम लोग उसमें 3 मेजर डायमेंशन होता है, और यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस बेसिस पे, रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी थ्रू द फ्लो अप्रोच हैज़ द फॉलोइंग मेजर डायमेंशन। ऑप्शन ए मेजरिंग एंड मैनेजिंग द नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी मैनेजिंग द मार्केट एक्सेस, ऑप्शन सी कंटिजेंट प्लानिंग। अब देखिए, ऑप्शन है ए 1 to 3 ऑल, बी 1 and 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, डी 1 and 2 ओनली। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका 1 to 3 ऑल। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैंक्स एबिलिटी टू विथस्टैंड द नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट इन अ बैंक स्पेसिफिक और जनरल मार्केट लिक्विडिटी क्राइसिस डिपेंड्स ऑन ए कंटिजेंसी प्लानिंग, बी मार्केट मैनेजिंग मार्केट एक्सेस, सी अल्टरनेट सिनेरियो बिल्डिंग, डी मैच्योरिटी लैडर एनालिसिस। तो दोस्तों, ये हमारा कंटिजेंसी प्लानिंग में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। लिक्विडिटी ऑफ अ बैंक इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एबिलिटी टू। ऑप्शन ए एकोमोडेट डिक्रीजिंग एसेट अगेंस्ट इंक्रीजिंग लायबिलिटी, ऑप्शन बी एकोमोडेट डिक्रीजिंग प्रॉफिट अगेंस्ट इंक्रीजिंग बिजनेस, ऑप्शन सी एकोमोडेट डिक्रीजिंग एनपी अगेंस्ट इंक्रीजिंग एसेट, ऑप्शन डी एकोमोडेट डिक्रीजिंग लायबिलिटी अगेंस्ट इंक्रीजिंग एसेट। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। साफ साफ बुक में लिखा हुआ है कि जो लिक्विडिटी रिप्रेजेंट करता है एबिलिटी टू एकोमोडेट डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड टू फंड इंक्रीज इन एसेट। ठीक है, यानी लायबिलिटी को घटाना और एसेट को बढ़ाना, ये हमारा लिक्विडिटी रिप्रेजेंट करता है। हमारी क्षमता कितनी है कि हम अपनी लायबिलिटी को घटा पा रहे हैं और अपने एसेट को बढ़ा पा रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एडुकेसी ऑफ अ बैंक्स लिक्विडिटी पोजीशन डिपेंड्स ऑन। तो किसी भी बैंक का जो लिक्विडिटी पोजीशन होता है उसका कितना एडिक्वेट है वो किस बातें पे निर्भर करेगी। पहला कर रहा है सोर्स ऑफ फंड, दूसरा कर रहा है एंटिसिपेटेड फ्यूचर फंडिंग नीड्स, तीसरा कर रहा है प्रेजेंट एंड फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, और लास्ट कर रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ जो नोट शेयर किया था उसमें आप देख सकते हैं कि एडुकेसी किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है। आप देख सकते हैं फंडिंग रिक्वायरमेंट, करंट लिक्विडिटी पोजीशन, एंटिसिपेटेड फ्यूचर फंडिंग नीड्स, सोर्स ऑफ फंड, ऑप्शन फॉर रिड्यूसिंग फंडिंग नीड। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच अप्रोच आर यूज फॉर मेजरिंग एंड मैनेजिंग फंडिंग रिक्वायरमेंट। तो फंडिंग रिक्वायरमेंट को मेजर करना और मैनेज करने के लिए किस अप्रोच को यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि स्टॉक अप्रोच,
दूसरा कर रहा है स्टैंडर्ड अप्रोच, तीसरा कर रहा है फ्लो अप्रोच, चौथा कर रहा है क्वान्टिटेटिव अप्रोच। ऑप्शन ए देखिए 1 and 3, 2 and 4, 2 and 3 और डी कर रहा है 1 and 4 ओनली। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 1 and 3 ओनली। देखिए जो हमारा लिक्विडिटी रिस्क को मेजर और मैनेज करने का दो अप्रोच होता है, एक होता है स्टॉक अप्रोच और एक होता है फ्लो अप्रोच, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है 1 and 3 ओनली। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द लिक्विडिटी रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल और नॉन रिन्यूएबल ऑफ डिपॉजिट इज कॉल्ड। तो लिक्विडिटी रिस्क आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो लिक्विडिटी रिस्क कौन सा है जो कि अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल या नॉन रिन्यूएबल ऑफ डिपॉजिट के कारण होता है। ऑप्शन ए का रहा है फंडिंग रिस्क, बी का रहा है टाइम रिस्क, सी का रहा है मार्केट रिस्क और डी का रहा है ऑपरेशनल रिस्क। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फंडिंग रिस्क। तो फंडिंग रिस्क में क्या होता है कि नीड टू रिप्लेस नेट आउटफ्लो ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल या नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो हमारा ये फंडिंग रिस्क का टाइप है, इसलिए ऑप्शन नहीं करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है लिक्विडिटी रिस्क इज रिफ्लेक्टेड एज डैश विच इज द गैप इन। ऑप्शन ए मैच्योरिटी मिसमैच, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ऑप्शन बी टोटल कैश हेल्ड, रिसिप्ट एंड पेमेंट। ऑप्शन सी कमिटेड लाइन यूटिलाइज एंड अनयूटिलाइज। ऑप्शन डी एनपीए, टोटल एसेट एंड परफॉर्मिंग लोन। तो लिक्विडिटी रिस्क किस फॉर्म में रिफ्लेक्टेड होता है, तो मैच्योरिटी मिसमैच के फॉर्म में रिफ्लेक्टेड होता है, और ये गैप होता है किसके बीच का, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो का। क्वेश्चन नंबर 13 है बेनिफिट्स ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट इन अ बैंक आर टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस ऑन बैंक, टू मीट प्रायर लोन कमिटमेंट, टू स्ट्रक्चर इट्स प्रोडक्ट्स प्राइसिंग इन सिस्टमैटिक मैनर, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। ये सभी के सभी हमारे लिक्विडिटी मैनेजमेंट के बेनिफिट्स ही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क इन अ बैंक। किसी भी बैंक में लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करना है तो स्टेप्स क्या है। पहला करा है डेवलपिंग ए स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, दूसरा करा है सेटिंग टॉलरेंस लेवल एंड लिमिट फॉर लिक्विडिटी रिस्क, तीसरा करा है मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। अब ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 1, 2 and 3। मैंने आपको स्लाइड में शो भी किया था कि जो लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करना होता है उसके लिए 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, उसके बाद हम लोग टॉलरेंस लेवल को सेट करते हैं और फाइनली मेजर एंड मैनेज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है विद अ व्यू टू लिमिट द लिक्विडिटी रिस्क द बैंक कैन फिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिमिट। तो यदि मान लीजिए लिक्विडिटी रिस्क को लिमिट करना है तो बैंक इनमें से किस लिमिट को फिक्स करेगी। ऑप्शन ए लिमिट ऑन कुमुलेटिव कैश फ्लो मिसमैच ओवर पर्टिकुलर पीरियड। ऑप्शन बी लिमिट ऑन लिक्विडिटी एसेट एज अ परसेंटेज टू शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ऑप्शन सी अ लिमिट ऑन लोन टू डिपॉजिट और लोन टू कैपिटल रेशियो। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए किस किस टॉलरेंस लेवल को, जो भी हम लोगों ने बताया ना स्टेप्स टॉलरेंस लेवल को सेट करना, तो उसमें देखिए ये सभी आता है। कौन कौन सा लिमिट होगा, पहला लिमिट है क्युमुलेटिव कैश फ्लो मिसमैच को लिमिट करना, उसके बाद सेकंड है लिक्विडिटी एसेट एज अ परसेंटेज ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, तीसरा है लिमिट ऑन लोन टू डिपॉजिट रेशियो, चौथा है लिमिट ऑन लोन टू कैपिटल रेशियो। ये सभी के सभी ऊपर दिए गए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है अंडर स्टॉक अप्रोच फॉर मेजरिंग द लिक्विडिटी रिस्क द नेट लोन टू टोटल डिपॉजिट रेशियो इंडिकेट। ऑप्शन ए द रेशियो ऑफ लोन टू पब्लिक डिपॉजिट और कोर डिपॉजिट। ऑप्शन बी द लोन ऑफ टोटल लोन इंक्लूडिंग एनपीए लोन टू टोटल डिपॉजिट। ऑप्शन सी द रेशियो ऑफ टोटल लोन इंक्लूडिंग एनपीए लोन टू कोर डिपॉजिट। ऑप्शन डी द रेशियो ऑफ टोटल लोन टू टोटल डिपॉजिट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है यानी रेशियो ऑफ लोन टू पब्लिक डिपॉजिट और कोर डिपॉजिट। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा नेट लोन टू टोटल डिपॉजिट रेशियो होता है उसमें नेट लोन नॉमिनेटर में होता है और टोटल डिपॉजिट डिनोमिनेटर में होता है। और ये रिफ्लेक्ट क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है लोन टू पब्लिक डिपॉजिट और कोर डिपॉजिट, और ये जितना कम होगा उतना बेटर है। क्वेश्चन नंबर 17 अंडर स्टॉक अप्रोच फॉर मेजरिंग द लिक्विडिटी रिस्क द कोर डिपॉजिट रेशियो इज। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका कोर डिपॉजिट बाय टोटल एसेट। तो कोर डिपॉजिट वाला रेशियो का ध्यान रखना है, कोर डिपॉजिट बाय टोटल एसेट। ठीक है, इसका मैंने आप लोगों को ट्रिक भी समझाया था, आप मेरे वीडियो लेसन को जाके देखिए, वहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कंसिडर्ड बेटर इफ मोर इन मेजरिंग लिक्विडिटी रिस्क अंडर स्टॉक अप्रोच। तो जो भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वो स्टॉक अप्रोच का पार्ट है, किससे बेटर माना जाएगा, किस रेशियो को बेटर माना जाएगा यदि ज़्यादा है तो। अब देखिए 4 ऑप्शन है वॉलेटाइल लायबिलिटी टू टोटल एसेट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी टू टोटल एसेट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी टू लिक्विड एसेट, प्राइम एसेट टू टोटल एसेट। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका प्राइम एसेट टू टोटल एसेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है डैश इज बेस्ड ऑन लेवल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एज वेल एज ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर ऑन अ पार्टिकुलर डेट। तो ये हमारा स्टॉक अप्रोच। ठीक है, देखिए स्टॉक अप्रोच के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है इट इज बेस्ड ऑन लेवल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एज वेल एज ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर ऑन अ पार्टिकुलर डेट। डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है द लेवल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑन अ पार्टिकुलर डेट आर कंसिडर्ड टू मेजर एंड मैनेज लिक्विडिटी ऑफ अ बैंक इन विच अप्रोच। यानी एसेट और लायबिलिटी का जो लेवल है किसी पार्टिकुलर डेट पे किस अप्रोच में कंसिडर किया जाता है, फ्लो अप्रोच में, स्टैटिक अप्रोच में, स्टॉक अप्रोच में, डायनेमिक अप्रोच में। तो दोस्तों स्टॉक अप्रोच है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है
क्वेश्चन नंबर 21, इन फ्लो अप्रोच इन मैनेजिंग लिक्विडिटी इज बेस्ड ऑन। तो फ्लो अप्रोच किसके बेसिस पे है? ऑप्शन ए कह रहा है वेरियस लिक्विडिटी रेशियो आर कंट्रोल एंड मैनेज। ऑप्शन बी कह रहा है नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट इज एक्सेस पीरियडिकली। ऑप्शन सी कह रहा है नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट इज एक्सेस ऑन डेली बेसिस। ऑप्शन डी कह रहा है बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों ए एंड बी बिल्कुल सही है, ठीक है। पीरियडिकली हम लोग फंडिंग रिक्वायरमेंट को एक्सेस करते हैं और बहुत सारे लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं जिसे हम लोग कंट्रोल करते हैं फ्लो अप्रोच में। क्वेश्चन नंबर 22 है द फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग एंड मैनेजिंग बैंक लिक्विडिटी। तो फ्लो अप्रोच हैज़ हाउ मेनी डायमेंशन। तो जो फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम लोग बैंक के लिक्विडिटी को एक्सेस और मैनेज करते हैं फ्लो अप्रोच में, उसके पास कितना डायमेंशन है? तो दोस्तों 3 डायमेंशन होता है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जिससे फ्लो अप्रोच का दूसरा नाम होता है गैप मेथड। इसमें 3 मेजर डायमेंशन होते हैं। पहला है मेजरिंग एंड मैनेजिंग नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट, दूसरा है मेजरिंग मार्केट एक्सेस, तीसरा है कंटिजेंसी प्लानिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इन मैच्योरिटी लैडर द कैश आउटफ्लो अराइजेज फ्रॉम विच वन इज नॉट करेक्ट। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो मैच्योरिटी लैडर में कैश आउटफ्लो किन में से नहीं अराइज होता है? मैच्योरिटी लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी, कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट विच कैन बी ड्रॉन डाउन, डी नन ऑफ दिस। दोस्तों करेक्ट आंसर है नन ऑफ दिस, यानी इन सभी से कैश आउटफ्लो अराइज होगा। देखिए आउटफ्लो के अंदर लायबिलिटीज फॉलिंग ड्यू, कंटिजेंट लायबिलिटी, स्पेशली कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट दैट कैन बी ड्रॉन डाउन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच्योरिटी लैडर के वाले केस में कैश इनफ्लो कहाँ से अराइज होगा? इसमें से कौन सा रॉन्ग है ये बताना है। मैच्योरिटिंग लायबिलिटी, सेलेबल नॉन मैच्योरिटिंग एसेट, इस्टेब्लिश लाइन ऑफ क्रेडिट दैट कैन बी टैप्ड, मैच्योरिटिंग एसेट। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मैच्योरिटी लायबिलिटी से हम लोग आउटफ्लो देखते हैं, इनफ्लो नहीं देखते हैं। इनफ्लो किससे किससे देखते हैं? तो मैच्योरिटी एसेट से देखते हैं, सेलेबल नॉन मैच्योरिटिंग एसेट से देखते हैं, इस्टेब्लिश क्रेडिट लाइन दैट कैन बी ट्रैप्ड। ये 3 मेथड है जिससे इनफ्लो अराइज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा अब क्वेश्चन है कि मैच्योरिटी लैडर के बेसिस पे यदि बैंक फाइंड करती है कि सिग्निफिकेंट फंडिंग रिक्वायरमेंट है 30 डेज, आज से 30 दिन के बाद, तो इनमें से किसे बैंक चूज करेगी? ऑप्शन ए एक्वायरिंग एन एसेट मैच्योरिटी ऑन दैट डे, ऑप्शन बी सीक टू रिन्यू द लायबिलिटी, ऑप्शन सी रोल ओवर द लायबिलिटी। अब देखिए ए कर रहा है 1 to 3 एनी, बी कर रहा है आइदर 2 और 3, सी कर रहा है आइदर 1 और 3 और डी कर रहा है ओनली 1। तो दोस्तों कोई भी हो 1 से 3 किसी को भी बैंक क्या कर सकती है? चूज कर सकती है। 26 नंबर क्वेश्चन है द फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग एंड मैनेजिंग बैंक लिक्विडिटी प्रेजेंटेड हेयर एज फॉलोइंग मेजर डायमेंशन। ए मेजरिंग एंड मैनेजिंग नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट, बी मेजरिंग लिक्विडिटी ओवर द चूजन टाइम फ्रेम, सी मैनेजिंग मार्केट एक्सेस, डी कंटिजेंसी प्लानिंग। अब बताइए अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है? ए बी सी, बी सी डी, ए बी डी और ए सी डी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ए सी डी, ठीक है, बी नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। तो पहला है, तीसरा है और चौथा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 27 नंबर क्वेश्चन है द लिक्विडिटी मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी ऑफ इवैल्यूएटिंग वेदर अ बैंक हैज सफिशिएंट लिक्विड फंड बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ कैश फ्लो अंडर द डिफरेंट व्हाट इफ सिनेरियो इस कॉल। तो जब भी व्हाट इफ दिख जाए तो दोस्तों उसका समझिए करेक्ट आंसर है दोस्तों अल्टरनेटिव सिनेरियो, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ की वर्ड्स हैं जो कि ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेबिलिटी ऑफ बैंक टू विथस्टैंड अ नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट इन अ बैंक जनरल मार्केट जनरेटेड एज। तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कंटिजेंसी प्लानिंग, ठीक है। ये क्षमता होता है किसी बैंक का कि वो नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट को विथस्टैंड कर सके। अब दोस्तों एक केस स्टडी है, ठीक है, मैच्योरिटी लैडर पे बेस एक केस स्टडी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार एएलएम पे कैपिटल एंड रिजर्व आर टू बी प्लेस्ड इन आवर 5-year बकेट, ठीक है। सेविंग एंड करंट डिपॉजिट में बी क्लासिफाइड इनटू वोलेटाइल एंड कोर पोर्शन। सेविंग बैंक 10% एंड करंट 15% डिपॉजिट आर जनरली विथड्रॉल ऑन डिमांड। दिस पोर्शन में बी ट्रीटेड वोलेटाइल। तो अभी तक आपको ये बताया गया कि कौन सा पोर्शन वोलेटाइल है और कौन सा पोर्शन कोर है। तो देखिए सेविंग बैंक है, करंट डिपॉजिट है, तो वो विड्रॉल ऑन डिमांड होता है, इसीलिए उसे वोलेटाइल माना गया है। और वोलेटाइल पोर्शन को हम लोग टाइम बकेट 14 डे में प्लेस करेंगे, और जो कोर पोर्शन है उसको 1 to 3 ईयर के बकेट में प्लेस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। अच्छा, अब आपको टर्म डिपॉजिट को जो है प्लेस करना है मैच्योरिटी बकेट में। जैसे कैपिटल है, कैपिटल का अमाउंट 1180 करोड़ दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों रिजर्व्स आपको दे रखा है 12,000 करोड़, फिर करंट अकाउंट 1,000 करोड़, सेविंग बैंक 4,000 करोड़, टर्म डिपॉजिट 1 month मैच्योरिटी बकेट 400 करोड़, टर्म डिपॉजिट 1 to less than 6 month मैच्योरिटी बकेट 800 करोड़, ठीक है। टर्म डिपॉजिट अब देखिए ये सब डाटा आपको दिया हुआ है। तो अब देखिए बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई दे रखा है 400 करोड़। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट अकाउंट डिपॉजिट दैट कैन बी प्लेस इन 14 days बकेट। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका 150 करोड़। कैसे? देखिए
तो आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट में कितना परसेंट वोलेटाइल है, 15% वोलेटाइल है। तो 15% किसका, तो 15% जो है वो हमारा हो जाएगा टोटल करंट अकाउंट का वैल्यूज़ का। तो वो कितना है दोस्तों, तो वो है अपना 1000 करोड़। देखिए करंट अकाउंट का लिखा हुआ है ना वैल्यू 1000 करोड़, तो 1000 करोड़ का 15% निकाल लीजिए, तो आपको ये निकल जाएगा कि कितना अमाउंट है करंट अकाउंट का जिसे हम लोग 14 डे के बकेट में रखेंगे। क्योंकि पता है हमें 14 डे के बकेट में कोई वोलेटाइल पोर्शन को ही रखते हैं, और दिया हुआ क्वेश्चन है कि 15% ही परसेंट वोलेटाइल है, तो 15% निकाल लीजिए आप 1000 करोड़ का, तो आपको 150 मिलेगा। चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट दैट कैन बी प्लेस इन 14 डे बकेट। तो जैसे आपको 14 डे बकेट देखिए आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि वो वोलेटाइल पोर्शन पूछ रहा है। अब जरा क्वेश्चन में पढ़िए कितना परसेंट वोलेटाइल है, तो 10% वोलेटाइल है। 10% किसका, 10% 4000 करोड़ का, तो 4000 करोड़ का 10% निकाल लीजिए तो आंसर मिल जाएगा 400 करोड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट डिपॉजिट दैट कैन बी प्लेस्ड इन 1 to 3 ईयर बकेट। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया 1 to 3 ईयर बकेट, तो ये आपको पता है कि ये कोर पोर्सन है, ये वोलेटाइल पोर्सन नहीं है। अब कोर पोर्सन है, ठीक है, तो कोर पोर्सन में आप कैपिटल देख लीजिए, करंट अकाउंट, अच्छा कोर पोर्सन है आपका, तो ऑब्वियस सी बात है यदि 10% आपका वोलेटाइल में जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नॉन वोलेटाइल पोर्शन है वो 90% होगा, उसको इस बकेट में रखा जाएगा। सॉरी यहाँ पे 90 नहीं होगा दोस्तों, 85% होगा, क्योंकि 15% आपका वोलेटाइल है और टोटल 100 में से 15 घटाइएगा तो 85 मिलेगा। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा अब 85। तो नॉन वोलेटाइल पोर्शन कितना है 85%। 85% किसका, तो 1000 का, तो आपको मिलेगा 850, तो 850 इसका करेक्ट आंसर है। 32 में पूछा गया है कि सेविंग बैंक डिपॉजिट का कितना अमाउंट को हम लोग 1 से 3 ईयर बकेट में डालेंगे। तो 1 से 3 ईयर बकेट मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो पोर्शन है वो कोर पोर्शन है, नॉन वोलेटाइल पोर्शन है, और सेविंग बैंक डिपॉजिट का कितना पोर्शन नॉन वोलेटाइल है, तो वो है आपका 90%। तो 90% किसका, 4000 का, कितना मिलेगा 3600 करोड़ करेक्ट आंसर है। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ टर्म डिपॉजिट दैट विल बी प्लेस्ड इन वेरियस मैच्योरिटी बकेट अप टू लेस देन 12 मंथ। तो 12 महीना से कम कितने टोटल टर्म अमाउंट ऑफ टर्म डिपॉजिट को अलग अलग मैच्योरिटी बैकेट में रखा जाएगा। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन है 400 + 800 + 1200 + 2000। ये सब कहाँ से आया, तो ये सब यहाँ डाटा आपको दे रखा है। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए, 400 + 800 + 1200 + 2000, आपको मिल जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर 4400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 देखते हैं टर्म डिपॉजिट टू बी सोन अंडर। तो इसे हम लोग शो करते हैं इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ द लोन अंडर रेजिडुअल मैच्योरिटी बकेट। ठीक है, और 35 नंबर क्वेश्चन है कैपिटल एंड रिजर्व आर प्लेस्ड इन। तो कैपिटल और रिजर्व को प्लेस करते हैं दोस्तों नॉन सेंसिटिव बकेट में। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट when in a particular maturity bucket the amount of maturing liability or asset does not match such portion create। तो ऐसा पोजीशन क्या क्रिएट करता है, लिक्विडिटी शॉर्टफॉल को, लिक्विडिटी सरप्लस को, दोनों आइदर ए और बी, और डी करा नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों दोनों को क्रिएट करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज के क्वेश्चन का सेट। उम्मीद है आप लोग एंजॉय किए होंगे लेसन को। तो यदि आपको कुछ सीखने को मिला है दोस्तों इस पार्टिकुलर लेसन से, तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा, और भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ये पार्टिकुलर वीडियो, ताकि मैं इस तरह का और भी वीडियो लेसन आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।